अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हम करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज हमारी। उसके हमने एमसीक्यूज़ नहीं किए थे चैप्टर 12 और 13 के। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज़ देख लेंगे चैप्टर 12 के और फिर इसी तरह हम 13 को करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है। हम चैप्टर 12 में जो हमारे पास उसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं, टेबल्स वगैरह आपको पता है मोस्टली यूज़ हुआ है। तो उसमें कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड। अब देखें, एक वैल्यू हमारे पास कितनी बार आई है। तो आप अगर हमारे पास पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें टेबल वगैरह बनाते थे, तो एक टेबल हमें फ्रीक्वेंसी का गिवन होता था कि एक हमारे पास हमने टास्क किया है उसमें 1 कितनी बार आया है, आगे फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखा होता था 2 3, तो जितना भी हमारे पास होता है। एक वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम कितनी बार हमारे पास रिपीट हुई है, तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऑब्जर्वेशन तो ये होती है, आपको पता है कि हमने एक जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व कितने टाइम किया, मतलब एक टॉस हमने कितने टाइम किया है, तो वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। मॉड आपको पता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। मीडियन भी हमने फाइंड आउट किया था, तो वो तो डिफरेंट चीज़ थी बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ फ्रीक्वेंसी बचता है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास। उसमें कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू द डेटा। अब देखें, आपको याद हो तो कुछ हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते थे। कुछ में हमारे पास टेबल बना होता था, कुछ में नहीं बना होता था। तो देखें, जिनमें टेबल नहीं बना होता था तो हमें उसमें सारे टिक नहीं लगाने पड़ते थे। कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार आई है। तो फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है तो उसमें अगर एच लिखा हुआ है हेड, तो आगे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है 3, तो मतलब हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हेड 3 टाइम आया है, तो वो सारे डेटा में से देखना नहीं पड़ता। तो बेटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कर देती है? समराइज कर देती है, इकट्ठा कर देती है बहुत सारे डेटे को, कलेक्टिव डेटा को। तो उससे हमारे पास आसानी हो जाती है, हमें वो सारे टिक मार्क नहीं लगाने पड़ते कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो ये हमारे पास है समराइज करना फ्रीक्वेंसी डेटा का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद आपने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की होगी टेबल में, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली क्लासेज आर ऑफ। तो आपको याद हो तो जो हमें क्लासेस इंटरवल गिवन होते थे, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, तो वो इक्वल साइज के होते थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है सारे 4 to 9 होते थे। इसका मतलब ये है एक अगर 4 से 9 है तो मतलब 5 का गैप है, तो दूसरा 9 to 14, मतलब सब में जो गैप होता था क्लास इंटरवल में वो क्या होता था? इक्वल। तो क्लासेस जो साइज होता था वो क्या होता था? इक्वल होता था। ये नहीं होता था कि एक क्लास 1 से 10 तक हो और दूसरी 20 से 30 तक हो, बीच में इतना गैप आ जाए। नहीं, जहाँ पेंड होती थी वहाँ से स्टार्ट होती थी, और फिर उनका जो डिफरेंस होता था वो भी क्या होता था? सेम। तो हम कहते हैं इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस आर ऑफ इक्वल साइज। उसके बाद ये हिस्टोग्राम की आपको बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ाई थी हमने, वो ग्राफ बनाया भी था। तो उसकी शेप किस तरह होती है हिस्टोग्राम की? रेक्टेंगुलर ही शेप होती है। जो आप बार बनाते हो ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम में, तो वो हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। उसके बाद द हाईएस्ट बार ऑफ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स। अब देखें, मॉड हम कहते थे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो वैल्यू। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वैल्यू हमारे पास, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना वाई एक्सिस पर। अब जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? इसका मतलब वो हमें वाई एक्सिस बताता है। अगर कोई वैल्यू 10 बार रिपीट हुई है और एक वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है, तो 2 बार वाले की हिस्टोग्राम तो बहुत ही छोटी सी बनेगी और 10 वाले की हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। तो हाईएस्ट बार जो होता है वो बताता है कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। और रिपीटेड के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? मॉड हमारे पास। तो हाईएस्ट बार ऑफ द हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड को। उसके बाद ये तो डेफिनेशन ज़्यादा, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। बहुत सारा डेटा हमें गिवन होता था, 2 3 क्लासेस गिवन होती थी। तो अगर 2 3 क्लासेस के डेटा को हम क्या करें, हमारे पास उनका एवरेज निकालें, तो उनकी क्या आ जाती है? एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो वो एवरेज ही कहलाता है। उसके बाद द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेजेस। अब देखें, दो चीज़ों का हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो वो भी तो एवरेज होती है। याद हो तो आपको अरिथमेटिक मीन का जो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा था उसमें क्या करते थे? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब अगर दो वैल्यूज गिवन है 2 और 3, उसका एवरेज फाइंड आउट करें, तो तब भी हम यही करेंगे 2 + 3/2। अगर मैं उसका कहूँ कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, तो तब भी वही करेंगे 2 + 3/2। तो कॉमन टाइप जो एवरेज की होती है वो हमारे पास क्या होता है? मीन होता है। उसके बाद है हमारे पास
द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, रिपीटेड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो ऑब्जर्वेशन, तो वो किस में लिखते हैं, मॉड में ही आती है, ये उसकी डेफिनेशन है। ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन आप एमसीक्यू से यूज़ कर सकते हैं, मतलब याद करने के लिए डेफिनेशन अगर बुक में प्रॉपर नहीं मिल रही। उसके बाद द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज डेटा, ये भी आपको पता है। मीडियन क्या होता था, मिडल वैल्यू 2 3 5, अगर 3 वैल्यूज़ हैं ऑड हैं तो हम कहते थे इनका मीडियन फाइंड आउट करें, तो मीडियन क्या होता था, 3 होता था, मतलब मिडल वैल्यू। उसके बाद ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये मैंने इधर थोड़ा बहुत सॉल्व किया है, होप सो समझ आ जाएगा। कहता है द एवरेज एज ऑफ टू ब्रदर्स, दो चीज़ों की एवरेज हो तो क्या करते हैं, उन दो को सम करते हैं और दो के साथ डिवाइड कर देते होते हैं। देखें एक साइड पे मैंने इक्वेशन यही बनाई है, ए प्लस बी ओवर टू, ये तो बन जाएगी एवरेज एज ऑफ टू ब्रदर ए एंड बी इज की जगह पे क्या लगाते होते हैं, इक्वल, आपको पता है मैथ में 40 ईयर्स 40 आ गया। तो अब अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ ए प्लस बी की, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 80 के। तो ए प्लस बी मेरा आ गया 80। अब मुझे बताएं, अगर मुझे ए गिवन ऑफ ए इज़ 45 और मुझे बी फाइंड आउट करना हो, तो ये ए इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब 80 माइनस ए करूँगा तो बी का आंसर मेरे पास आ जाएगा। 80 माइनस ए कितना है हमारे पास, 45। तो 80 माइनस 45 करेंगे बेटा तो 35 ईयर्स आंसर आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करने से आएगा। तो एवरेज एज ऑफ बी हमारे पास कितनी होगी, 35 होगी। तो ये आपके पास आज हमने सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ किए हैं, आगे फिर बाकी सॉल्व आउट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।